नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आज क्योंकि डिस्कशन आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़ों को जारी कर दिया गया है और बिहार सरकार इसे अपने सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख भी रही है और सीधे तौर पर आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि अब हम चुनावी समर में हैं, विधानसभा चुनाव तो है ही, सर पे लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जिसमें जातीय जनगणना एक बहुत ही अहम मुद्दा सामने आया है। तो इस तरीके से अगर देखें तो ये इस बीच ये दांव चलना विपक्ष की तरफ से और बिहार में महागठबंधन की तरफ से ये दांव चलना कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा, बिहार की राजनीति का पूरा जो खेल क्या वाकई पलट गया है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है, बिहार की राजनीति से जुड़े हुए तमाम जो नेता हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, जो विश्लेषण करता है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो हमारे साथ होंगे, साथ ही मेरे सहयोगी सौरभ भी हमारे साथ होंगे। तारों को आगे मैं कराना चाहूंगी आपसे, लेकिन फिलहाल किस तरह, क्योंकि जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए गए हैं, अब क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, सबसे पहले वो सुन लीजिए। सिंह के बाद पिछड़ों और अति पिछड़ों के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज नीतीश कुमार उभरे हैं, जिन्होंने कई सौ वर्षों की गुलामी को तोड़ करके जातिगत जनगणना जनता के सामने रखी है। आज साबित हो गया कि वो 63% हैं। उसमें भी इन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों का बंटवारा किया है, जो रोहिणी कमीशन नहीं कर पाया। हम आज के दिन नीतीश कुमार को सैल्यूट करते हैं और चाहते हैं कि पूरे देश में घूम घूम करके वो जनता को आंदोलित करे, ताकि हर राज्य को जातिगत जनगणना करानी पड़े। और ये अगले चुनाव के लिए एजेंडा भी तय हो गया है। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। तो भ्रम लग रहा है, भ्रम फैलाना है, ये बात कह रही है बीजेपी। साफ तौर से बिहार में विपक्ष में मौजूद है बीजेपी, तो ऐसे में वार पलटवार तो होगा ही। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं बता दूं मेरे साथ पैनल में मौजूद है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे संवाददाता, मेरे सहयोगी पटना से सौरभ कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संजय कुमार है राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सारिका पासवान जी हैं, आरजेडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमराज राम जी है, जेडीयू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनामिका सिंह है, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गई है। और वरिष्ठ पत्रकार है अरुण कुमार पांडे जी। आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले सौरभ, आपसे जानना चाह रही हूँ, फिलहाल क्या हलचल देख रहे हैं बिहार की राजनीति में? आज एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है महागठबंधन ने। मुझे लग रहा है सौरभ जुड़े नहीं है। संजय जी, मैं आपसे ये सवाल ले रही हूँ, बड़ा गेम चेंजर साबित होगा क्या ये जातीय जनगणना के आंकड़े जो जारी किए गए हैं? नहीं, गेम चेंजर तो मैं इसको नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये बात है कि सरकार कह रही थी कि हम वेलफेयर के स्कीम जो हैं उन लोगों तक हम ले जाने की कोशिश करेंगे। और शायद अगर मेरे पास आंकड़े सही नहीं होंगे तो विकास की दौड़ में जो भी पिछड़ गए, या जिनको भी, जैसे रोहिणी आयोग में क्या बात थी कि भाई कुछ लोगों के हिस्से में आरक्षण का सारा लाभ चला जा रहा है और कई जातियां ऐसी हैं जिनको अभी तक कोई उसका लाभ नहीं मिला। तो बिहार सरकार ने भी अगर एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करवा ली और वो जातीय जो गणना है उसको पटल पर लाई है, तो ठीक है, देखने वाली बात होगी कि क्या उन लोगों तक अब विकास की रोशनी जा पाएगी या अभी भी वो किनारे लगा दिए जाएंगे और जो लोग इसका लाभ लेते रहे हैं बस वहीं पर जाकर के चीजें ठहर जाएगी। तो अभी तो आंकड़ा आया है ना, आंकड़ा का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है कि वो उन लोगों तक भी विकास की सारी योजनाएं पहुंचे। लेकिन डॉक्टर संजय, ठीक है, लेकिन डॉक्टर संजय, अभी तक तो आंकड़े जारी किए ही नहीं गए थे ना। राजस्थान में हुआ, कर्नाटक में हुआ, 2011 में भी हुआ, लेकिन आंकड़े किसने नहीं लाए? बिहार पहला राज्य बना तो सही। देखिए, ठीक है, अच्छी बात है कि बिहार सरकार ने इस पर पहल की है, आंकड़े जारी की हैं, लेकिन अभी भी मेरे मन में एक डाउट है कि ये कितना ट्रांसपेरेंट है।
अगर वो ट्रांसपेरेंसी को लेकर के कहेंगे, जो लोग आंकड़े के लिए घूम रहे थे गांव में, वो पेंसिल से लिख रहे थे और वो डेटा वही अपलोड कर रहे थे, तो क्या ये वास्तविक संख्या और ये जो आंकड़े दोनों का मैच अगर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो होता क्या है कि एक साथ पैरेलल एजेंसी भी काम करती है आंकड़े को जुटाने में। तो क्या ये जो आंकड़े हैं वो जो वास्तविकता है उससे मिलता जुलता है या कुछ और है? तो हम लोग थोड़ा इसके लिए वेट एंड वॉच करें कि क्या ये आंकड़े बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। अब जैसे कुछ लोगों की आबादी मैं देख रहा हूं कि पहले आज से 10 साल पहले उनकी आबादी कहीं और थी, इस आंकड़े में उनकी आबादी घट गई। तो क्या वास्तव में उनकी आबादी घट गई है? ये लोग माइग्रेट कर गए बिहार से, तब जाकर के ये आंकड़े आए हैं। तो ये तो सरकारी आंकड़ा है ना, तो सरकारी आंकड़े कितने ट्रांसपेरेंट है, कितना परफेक्ट है, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपने जो कहा बहुत अच्छी बात कही कि राजस्थान और कर्नाटक की सरकार ने तो हिम्मत नहीं दिखाई, कम से कम बिहार सरकार के पास जो भी आंकड़े आए उसको पटल पर लाई। ठीक है, इसकी समीक्षा होगी कि ये आंकड़ों में त्रुटियां क्या है, या ये ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, या ये वास्तविकता के करीब है या वास्तविकता कुछ और है, आंकड़े कुछ और है। तो सरकार ने हिम्मत की, मैं मानता हूं कि चलिए एक अच्छा प्रयास है, और इस आंकड़े के माध्यम से वेलफेयर स्कीम उन लोगों तक पहुंचे जिस उद्देश्य से सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया गया है बिहार में। ठीक है सारिका, आप बहुत गदगद हैं कि आप पहला ऐसा राज्य बिहार आपकी सरकार में जो जातिगत जनगणना के आंकड़े पेश कर रहा है। लेकिन अब सवाल, हालांकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उनका भी इसी तरह का बयान आया है, ट्रांसपेरेंसी को लेकर जल्दबाजी में किया गया है, भ्रम फैला रहे हैं आप। देखिए पूजा जी, आज 2 अक्टूबर है महात्मा गांधी जी की जयंती, और आज बिहार में एक ऐतिहासिक क्षण भी मैं कहूंगी, क्योंकि आज जाति आधारित गणना जो है वो सार्वजनिक किया गया और तमाम जातियों की संख्या जो है वो आज सार्वजनिक हुई। राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, और हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी जो आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी जो A to Z की पार्टी है, और हमारे नेताओं के उद्देश्य, हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति की भागीदारी उनके संख्या के आधारित होनी चाहिए। और मुझे लगता है आज ये जाति आधारित गणना जो प्रकाशित हुई है, बहुत कुछ साफ हो गया है, और उसके आधार पे वो तमाम जातियों के लोगों की उत्थान के लिए सरकार जो है कदम उठा सकेगी, जो आज भी मुख्य धारा में नहीं आ सके। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से आज ये एक जो कहते हैं मील का पत्थर साबित होगा, और मुझे लगता है बिहार से अन्य राज्यों को भी सीखने की जरूरत है। वो भी अब अपने राज्यों में अगर हिम्मत दिखाते हैं, वो अगर सबों के विकास की बात करते हैं तो हिम्मत दिखाएं, बड़ा दिल दिखाएं, और अपने राज्यों में भी जिस तरीके से बिहार सरकार ने अपने खर्चे पे जाति आधारित गणना कराई है, वो अपने राज्य में भी करा। और हम तो मांग करते हैं कि राज्यों में ही नहीं, पूरे देश में जाति आधारित गणना होनी चाहिए, ताकि जो लोग हिंदुओं के नाम पे, मैंने पहले भी कहा, जो लोग हिंदुओं के नाम पे तमाम लोगों को भेड़ और बकरियों के जैसे चराने का प्रयास कर रहे थे 9 सालों से, जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है, जो कि बिहार में जब आते हैं तो मंच पे खड़े होकर बोलते हैं कि मैं अति पिछड़ों का बेटा हूं, मैं पिछड़ों का बेटा हूं। मतलब जब जैसा तब तैसा जो कहते हैं रूप धरने वाले लोगों के लिए आज जो कहते हैं ये जाति आधारित गणना एक आईना के स्वरूप होगा। आज ये आईना उनको दिखाएगी उनकी तस्वीर, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आज बिहार में एक ऐतिहासिक दिन है, क्षण है। बिहार की जनता बहुत खुश है, और ये मुझे लगता है कि पूरे देश व्यापी ये जाति आधारित गणना होनी चाहिए। ठीक है अनामिका जी, सवाल खड़े करना लाजमी है, जहां आपकी सरकार है वहीं करके दिखा दीजिए ना फिर। पूजा जी, सबसे पहले सारिका जी की बात को मैंने ध्यान से सुना। जातीय जनगणना होनी चाहिए और हुई भी है। वो किस नियम के तहत हुई है, उसके आधार क्या रहे, और इस जातीय जनगणना में क्या आर्थिक या सामाजिक सर्वेक्षण किया गया है, और किस जाति ने किस स्तर पे आके उन्नति की है, विकास किया है, और कितना उसे करना चाहिए था, ये देखने का एक विषय है। अभी इसके विषय में हमारा जो दल है, हमारी पार्टी, हम इसके विषय में इसको एक अध्ययन करेंगे, फिर इस पर हम बात करेंगे। दूसरी बात, मैं अचंभित हूँ, आश्चर्यचकित हूँ और दुख से भरी हुई हूँ जिस तरह की सारिका जी बात कर रही है, किस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया। हिंदू, तो क्या वो ये कहना चाहती हैं कि जो सारी जातियां अलग अलग जातियां हैं वो हिंदू नहीं है? किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके और किसको खुश करके ये इस तरह की बात कर रही हैं?
मुझे आश्चर्य होता है कि घृणा की राजनीति के बीच बोते बोते बिहार को विनाश के कगार पे करते करते इनका मन नहीं भरा है। और किसकी बात कर रही है? और मैं इनको इस मंच से कहना चाहती हूँ कि अब वो समय चला गया जब जाति के नाम पर इन्होंने लोगों को विभाजित किया। अगड़ा पिछड़ा इनके लिए क्या है? एक परिवार। जैसे देश में बैठे हुए नेहरू होते हैं, इंदिरा होती है, राजीव होते हैं, सोनिया होती है, राहुल होती है, ऐसे लालू होते हैं, राबड़ी होती है, तेजस्वी होते हैं। क्या बात कर रही है यहाँ बैठ के? कितना निंदनीय है, कितनी इसकी मतलब घृणा किस स्तर पे है इनके मन में कि हिंदू की राजनीति। क्या आप हिंदू नहीं है सारिका जी? आप इंकार करती है हिंदू होने से? ये जो जातीय गणना में पाया गया है 80-83% जो भी वो हिंदू नहीं है। बिहार के लोग हिंदू नहीं है क्या? माई समीकरण पे बात करते करते भारत में रहने वाला हर व्यक्ति और सनातन में अगर आप पीछे जाएंगी पीढ़ियों से, आप किससे सीखने की बात कर रही है? आप क्या बात कर रही हैं? आपको बोलते हुए जरा भी इस बात को इस मंच से बोलते हुए आपको लगता नहीं कि बिहार की बुद्धिजीवी जनता और इस देश के जागरूक और बुद्धिजीवी लोगों के साथ आप किस तरह के विनाश की तरफ इस देश को लेकर जा रही हैं? जातीय जनगणना, सत्ता पाना, हत्याना अपनी जगह, हिंदुओं की राजनीति। क्या आप क्या कहते हैं कि हम इस जनगणना से? बताइए आप कि जो यहाँ आए हैं वो हिंदू नहीं है क्या? आप जिस जाति के नाम पे राजनीति की बात करते हैं वो हिंदू नहीं है क्या? सारिका जी, हिंदू मुसलमान की बात करते करते इस घृणा के स्तर पर मत आइए। और उस जाति का कितना विकास आपने किया है, एक परिवार का विकास किया है। ये सारे वो लोग हैं जो समाजवाद की वंचितों की बात करते हैं। अनामिका जी, जब विपक्ष जातीय जनगणना की मांग करता है तो आप कहते हैं कि मैंने उसका विरोध नहीं किया। पूजा जी, मैंने बिल्कुल, पूजा जी मेरा सवाल बोलिए ना, मेरा सवाल सुनिए। तब आप सवाल करते हैं कि आपने कहाँ किया, और आपने किया भी तो आपने कहाँ आंकड़े जारी किए। लेकिन अब जब बिहार में ऐसा हो गया तो आप इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। फिर आप आ जाते हैं कि आपने पूजा जी, किया। पूजा जी, मैंने बिल्कुल सवाल खड़ा नहीं किया। मैंने कहा अभी हम इसका अध्ययन करेंगे और जातीय जनगणना के साथ किसी जाति का विकास, किसी जाति का विकास कितना हो रहा है, बिल्कुल स्वागत है। बिल्कुल, मैंने उसकी कोई निंदा नहीं की। मैं उन लोगों में नहीं है जो यहाँ बैठ के महिला आरक्षण बिल की निंदा करते हैं। मैं खुले भाव से इस दल से इतर होके एक नागरिक की तरह मैं इस बात का स्वागत करती हूँ। पर आपने सारिका जी की भाषा देखी, जो हिंदू, तो क्या जो यहाँ पर 80% बिहार में पाया जा रहा है वो हिंदू नहीं है? किस तरह की बात है? मंच से बैठ के देश को घृणा के किस स्तर पे ले जाना चाहती हैं? मुझे लगता है भारत विश्व का एकमात्र अकेला, पूजा जी एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ, अकेला विश्व का एकमात्र देश होगा जहां बहुसंख्यक के लिए इतना बुरा व्यवहार किया जाता है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और सारिका जी को माफी मांगनी चाहिए बिहार के तमाम हिंदुओं से इस बात के लिए और देश के हिंदुओं से। बोलिए सारिका। पूजा जी, अनामिका जी बहुत क्रोधित हो गई हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से क्रोध, हर समय आपकी ये मुस्कुराहट ना सारिका जी, आपकी व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट ना, आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सभ्यता दिखाइए मैडम, थोड़ी सभ्यता दिखाइए। आप बोल रही थी मैं चुप थी, अब मैं बोल रही हूँ तो सुन लीजिए, धैर्य रखिए। पिछले कई डिबेट में आप बहुत सभ्यता दिखा चुकी हैं। आपकी सभ्यता पिछले कई डिबेट में सारिका जी देख चुकी हूँ। हो गया पर्सनल यहाँ लड़ाई नहीं शांत जाइए। सारिका जी, आपसे भी मैं अपील करती हूँ, मैं शांत हूँ, जिससे उनको हर्ट हो रहा है। उन्होंने किस तरह से इस बात को, ये पूरे देश की, मुझे लगता है अरुण जी को भी इससे हर्ट हुआ होगा, डॉक्टर संजय जी को भी हर्ट हुआ होगा, और आपको भी होगा। पूजा जी, हिंदू क्या बात है ये? आप जाति आंकड़ों पे बात करिए। आप हिंदू क्या है? हिंदू गाली है क्या हिंदू होना, सनातनी होना? ये हंसी बहुत, सारिका जी, आने वाली पीढ़ियां आप इस हंसी की कीमत चुकाएंगी। आपकी इस हंसी की कीमत इस देश की आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगी। एक दिन ये भी तर्शिया होगा। अनामिका जी, ठीक है, शांत हो जाइए। सारिका वापस आ रही हूँ। मैं आपसे सवाल ले रही हूँ। और जिव्या तो जल जानी चाहिए उस दिन जब देश के प्रधानमंत्री बिहार के मंचों पे खड़े होकर बोल रहे थे कि मैं पिछड़ों का बेटा बिहार के देश के प्रधानमंत्री वो पिछड़ों का बेटा बोलते हैं। वो लालू प्रसाद यादव का बेटा नहीं कहते खुद को, वो सोनिया गांधी का बेटा नहीं कहते, वो पिछड़ों का बेटा कहते हैं, देश के तमाम पिछड़ों का। अनामिका जी, सारिका जी प्लीज हालत मत कीजिए। मेरी बात सुनिए सारिका कीजिए। ठीक है सारिका, व्याकुलता अच्छी डिस्कशन से हम वो नहीं कर पाएंगे ना। एक अच्छे डिस्कशन हो उसके लिए शांत रहना भी जरूरी है ना। जो सवाल हो एक एक करके आप अपनी बात कहें तो आप अच्छे से कह पाएंगे। ठीक है, थैंक यू अरुण जी। ठीक है सारिका वापस आऊंगी, थोड़ा शांत रहिए। अरुण जी, आपसे मैं जानना चाह रही हूँ, हम ये जातिगत जनगणना की बात जो तमाम पार्टियां कर रही हैं इसीलिए कर रही है ना कि जो लोग हैं, जो वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें तमाम योजनाओं का उन्हें लाभ मिल सके जो अब तक वंचित रहे हैं। लेकिन
अब जब एक राज्य में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए जाते हैं, तो ये आरोप प्रत्यारोप ही आगे भी होता रहेगा, या फिर वाकई में उन वंचितों को अब कुछ लाभ मिल पाएगा, जिससे ये तमाम राजनीतिक दल बात कर रहे हैं, जिनकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। नहीं पूजा जी, आरोप प्रत्यारोप की बात तो अभी सिलसिला आज से शुरू हो गया और तेज हो गया। आपने देखा अभी इसी हाँ। चर्चा में आपने देखा कि राजद और भाजपा की प्रतिनिधि इसी को कहते हैं रिएक्शंस। देखिए ये राजनीतिक मुद्दा है और ये बात सही है कि आजादी के बाद 1931 के बाद आजाद भारत में बिहार ने एक पहल की है। अब ये सही और गलत आज इसकी विवेचना का दिन नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार और जो अभी राजद में आप कहें तेजस्वी यादव, लालू जी और नीतीश जी की जो साझा सरकार है, अब ये इतिहास पुरुष बन गए हैं। कहा जाएगा कि आजादी के बाद बिहार सरकार ने एक पहल की, 500 करोड़ के बजट से जातीय गणना कराई गई और किसकी कितनी आबादी है आज तो अभी रिपोर्ट आ गई। अब इस रिपोर्ट को लेकर जो इसका ध्येय और उद्देश्य कहा गया, आपने एक सवाल किया था संजय जी से कि क्या ये गेम चेंजर होगा। मैं कहता हूं कि गेम चेंजर हो सकता है। जिस ध्येय और उद्देश्य से ये जातीय जनगणना कराई गई है उसमें आर्थिक और सामाजिक शैक्षणिक की स्थिति की भी जानकारी ली गई है और उसमें सचमुच जो पिछड़े हैं, आज तक आजादी के 75 साल 76 साल हो गए, जो लोग विकास योजनाओं से वंचित हैं, आज भी उनके यहाँ गरीबी है, गुर्बत की जिंदगी है। और इस रिपोर्ट के आधार पर यदि सरकार कुछ विशेष योजना बनाए, पहल करे तो गेम चेंजर तो हो सकता है। लेकिन मैं मानता हूं पूरी राजनीति की भेंट चढ़ी है, उद्देश्य भी राजनीति और रिपोर्ट के बाद फिर इसका इसी रूप में इसका इस्तेमाल होगा। लेकिन इसमें एक बात स्पष्ट हुई, अभी अनामिका जी जो कुछ कह रही थी, मैं मानता हूं कि ये दोनों के लिए, राजद के लिए राजद और जदयू का तो एजेंडा था। नीतीश कुमार ने यह बात की, राजद ने दबाव बनाया। आपको याद होगा कि यहाँ जब सत्ता में आने के पहले इसी को लेकर एक जदोजहद हुई थी। फिर उसके बाद जो एक पिछले साल अगस्त में चेंज हुआ, एक मुद्दा यह भी था जातीय जनगणना, इसको लेकर तेजस्वी सड़क पर आ गए थे और फिर नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, इसके ये तो मेरा भी मुद्दा है और एक सहमति बनी और उसके बाद ही एक राजनीतिक जिसको कहते हैं निकटता बनी, बिहार में बदलाव आया। आज जब ये रिपोर्ट आ गई है इसमें 2-3 बड़ी प्रमुख बातें हैं। 1931 के जनगणना के बाद जो आज रिपोर्ट आई है जातियों का, अगले पिछड़े का, अनुसूचित जाति जनजाति का, उसमें बहुत चौंकाने वाले कुछ नहीं है। यह है कि कुछ परसेंटेज थोड़ा सा घटा बढ़ा है। अभी संजय जी कुछ जाति विशेष के बारे में बता रहे थे कि उनकी आबादी कल इतनी थी और आज घट गई, क्या वो सही है कि नहीं, पलायन हुआ, क्या इस तस्वीर बदली है। एक तो देखिए अभी आज जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि ओबीसी, अन्य पिछड़े वर्ग जिसको अति पिछड़ी जाति कहते हैं, उसकी 36.01% आबादी है। अभी तक लोग मान रहे थे, हम लोग भी डिफरेंट चैनल्स पर, आज नहीं दशक से जब ये चर्चा होती है तो हम लोगों का भी मानना था। आपको याद होगा कि मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कही थी कि 52% पूरे देश में पिछड़े हैं। बिहार में पिछड़ा बहुल ये प्रदेश है, यहाँ गरीबी भी है, शिक्षा भी है, जो भी एक पहचान बनी है। चलिए आज जो रिपोर्ट आई है इससे अब सरकार इस तस्वीर को, एक तो बात सही है कि बिहार ने आईना दिखाया है, आज जो सारिका जी बता रही थी पूरे देश के लिए आईना है। आप यदि 1931 के बाद जनगणना नहीं हुई और जैसा बता रहे हैं कि पहली जनगणना केरल में नमूदीपात की सरकार ने कराई थी, उसके बाद कई राज्यों में, आपने अभी कर्नाटक राजस्थान ये पहल की लेकिन किसी ने साहस नहीं दिखाया। कर्नाटक में तो रिपोर्ट फिर लोग बैठ गए, उनको लगा कि रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तो फिर कहीं उनके लेने के देने पड़े। मैं मानता हूं कि पिछले बिहार में 30 साल से और 30 साल से अधिक से यहाँ पिछड़े ही तो नेतृत्व में हैं। कभी लालू जी, राबड़ी जी और नीतीश कुमार आज हैं, तो उसमें तो कहीं फर्क नहीं है। अब देखिए इस रिपोर्ट के बाद मुझे थोड़ी हैरानी होती है, या भाजपा को भी भले समर्थन करते रही लेकिन कहीं ना कहीं एक हिचकिचाहट उन्हें दिखती थी और वो हिचकिचाहट कहीं वोट देवता के कारण होती थी। इसलिए कि अब लालू विरोध की बिहार में जब राजनीति चल रही है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगले उनके कोर वोटर हैं और उनको लगता था कि जातीय सर्वेक्षण का हम यदि सपोर्ट करेंगे तो हमारे कोर वोटर्स नाराज होंगे। फिर भी भाजपा ने पटना से लेकर दिल्ली तक जो भी हुआ, और गोपीनाथ मुंडे तो संसद में आवाज उठाई थी। तो ये बात नहीं है, उस दल में भी ऐसा नहीं है कि कोई इस जातीय सर्वेक्षण का विरोधी थे, संसद में भी बीजेपी के लोगों ने वकालत की थी। अब आज रिपोर्ट आ गई, इसका क्या असर होगा। सबसे बड़ी बात है कि अब तो बात होती है कि जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी, जितनी भी इसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। पूजा जी अब इस आज की रिपोर्ट के बाद जो आपने गेम चेंजर की बात की थी, तो मैंने कहा यदि ईमानदारी होगी राजनीति में
तो इस रिपोर्ट के आधार पर आज तो अभी शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति की तस्वीर नहीं आई। और मैं मानता हूं कि जातीय जनगणना जिस ढंग से जिस कोर्ट में 214 जातियों में कराया गया है, इसमें कई विषमतापूर्ण है। जाति में जो खासकर आर्थिक और शैक्षणिक उनका पिछड़ापन है, यह तस्वीर इसी रिपोर्ट से नहीं आएगी। आपने अभी जैसे ब्राह्मण की बात मैं आपको करता हूं, अभी ब्राह्मण की रिपोर्ट आई कि पूरे प्रदेश में ब्राह्मण 3.67 है। आप जानते हैं कि उत्तर और दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार में मैथिलों की आबादी है, और इधर जो गैर मैथिल हैं उसमें कहीं कोई शादी विवाह का संबंध नहीं है। और गरीबी का भी यदि कहेंगे, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन में इतनी सारी विषमताएं हैं इसमें कि आप एक कास्ट एज ए होल यदि आप गिनती तो कर लेंगे कि इतने ब्राह्मण हैं, लेकिन उसमें अलग अलग उपजातियां हैं और उसमें अलग अलग गरीबी है। इसकी तस्वीर कैसे आएगी आप बताइए? आप ब्राह्मण एज ए होल यदि कोई योजना बनाएंगे तो जो नीचे बैठा व्यक्ति है तभी पिछड़ा रह जाएगा। देखिए, इसको बहुत बारीकी से समझने की जरूरत। 22 में 20 से अधिक जातियों को आपने क्लब कर दिया, एक जाति बना दी, और उसमें चाहे वो एक तो है भी, माने तेली समाज को अति पिछड़ी जाति में शामिल किया गया, लेकिन जातीय जो होल 20 जाति को आप कर दिए, उसमें कहीं कोई शादी विवाह का संबंध नहीं। उस उपजाति में भी अलग अलग गरीबी। मैं एक मिनट आपसे लेना चाहता हूँ। मेरा कहना यह है कि जो आज जातीय जल्दी बातचीत करेंगे तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी डिबेट। नहीं, अब एक बात सही है कि जैसे अभी पिछड़ों में जो 4 प्रमुख जातियां थी, यादव बिहार में 34.26% है, ये तो हम लोग भी मान रहे थे कि पिछड़ों में सबसे अधिक आबादी यादवों की है। उसके बाद कुशवाहा की, जो लोग दावा करते थे कि हम 8% हैं, स्पष्ट हो गया इस रिपोर्ट से कि 4.21 है, कुर्मी 2.87 है। तो इस तरह से कुल मिलाजुलाकर एक सिर्फ अनुसूचित जाति का आज आरक्षण बिहार में 17% है, और उनकी आबादी आई है 19.62%। उन्हें तो आरक्षण का अब बढ़ाना होगा बिहार में। एक इससे जो इम्पैक्ट होगा, तो अब फिर मैं मानता हूं कि राजनेताओं को आज सत्ता में है, और अभी कल लालू जी, राबड़ी जी थी, आज नीतीश जी हैं। जब राजनीतिक हिस्सेदारी की बात होगी, भागीदारी की बात होगी, तो इस 34-36 पॉइंट लोगों में तब उन्हें हिस्सेदारी देनी होगी। यह दबाव उन पर होगा। अब बिहार में इस जातीय सर्वेक्षण का कोई अगले पीछे की लड़ाई नहीं है। अब पिछड़ों में हिस्सेदारी की मांग होगी, सत्ता में बैठे लोग से हिस्सा मांगे, उनसे भागीदारी होगी। इसलिए इसको सकारात्मक तरीके से देखने की जरूरत है, और मैं मानता हूं कि एक हो ही जाना चाहिए था। इसका अब विवाद और विरोध क्यों होगा? अब तो रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट को एक बहुत ही सुलझे दिमाग से सकारात्मक तरीके से देखने की जरूरत है, अनुसरण करने का। फिर मैं आपसे कहता हूं कि शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति की जो रिपोर्ट आएगी, उसमें इतनी सारी विषमता हो सरकार की। ठीक है अरुण जी। डॉक्टर संजय, जब ये मुद्दा सिर्फ बिहार तक नहीं रह गया है, जिसकी गूंज हम राष्ट्रीय लेवल पर लगातार सुन रहे हैं। जहां जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वो जातीय जनगणना पर विपक्ष पर वार कर रहा है। जहां जहां विपक्ष की तरफ से कांग्रेस पहुंच रही है, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो वो जातीय जनगणना की मांग उठाते रहेंगे। हम आएंगे, कास्ट सेंसस कराएंगे, वो ये दावा करते रहे हैं। तो ये मुद्दा तो राष्ट्रीय लेवल पर खड़ा होगा। तो ऐसे में अब आगे बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अच्छी तरह से जनगणना का डेटा कलेक्ट किया नहीं गया है, ये तमाम आरोप, तो फिर क्या इन आरोपों को जनता देखेगी, या फिर भाई ऊपर जिस तरह से जाति जनगणना कराकर महागठबंधन की सरकार नंबर ले गई, ये बोले? नहीं, देखिए, एक लड़ाई तो अब शुरू हो जाएगी। जैसे अभी उन्होंने कहा ना, अरुण पांडे जी ने, कि भाई 27% ओबीसी है, माने पिछड़ा, और 36% अति पिछड़ा। तो 36% वाले अति पिछड़ा कहेंगे कि भाई पिछड़ा क्यों नेतृत्व करेगा, अब कभी अति पिछड़ा को भी जिम्मेवारी दीजिए। 19% शेड्यूल कास्ट वाले आ गए। अब वो मान करके हम लोग चलते थे कि 14, 15, 16 तक का आंकड़ा दिमाग में था, 19%। फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये आंकड़े बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ लोग शहर में रहते हैं, माइग्रेशन हुआ है, लेकिन आधे अधूरे तरीके से। अब 15 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई, 4 मई को हाईकोर्ट रोक लगा देती है, 15 मई तक इनका एक टाइम फ्रेम था कि कर लेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट इनको निर्देशित करती है, और इतना जल्दी ये आंकड़ा कलेक्ट कर लेते हैं, और टास्क दे दिया जाता है कि एक दिन में 10 गांव को भी अगर आपको रिकॉर्ड में दर्ज करना होगा तो फटाफट रिकॉर्ड में दर्ज कीजिए। पहला फेज तो कोर्ट की हेयरिंग से पहले पूरा हो चुका था ना, जनवरी से शुरू हुई है जनगणना। हाँ, उस समय कहा गया था कि
80% पूरा हो गया, ये कही थी सरकार, बिहार उस सरकार। समय कहा गया था कि 80% पूरा हो गया है। तो उस स्थिति में जो आंकड़े इनके पास आए हैं, जिसको इन्होंने सार्वजनिक किया है, देखिए होता क्या है कि कोई आयोग या कोई और भी एनजीओ अगर पैरेलली वो भी आंकड़ा जुटाती तो शायद इस पर ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता। ये तो सरकारी आंकड़ा है ना, और सरकारी आंकड़ों में एक टास्क दे दिया गया कि इस टाइम लेकिन फ्रेम में। एडवांटेज तो ले गई ना महागठबंधन सरकार, बिहार की राजनीति के नजरिए से देखें तो एडवांटेज तो ले गई ना। देखिए पहले भी एडवांटेज था, 52% आबादी तो पहले भी, जब मंडल कमीशन की बात आई थी उस समय भी आबादी 52% थी, उस समय भी एडवांटेज मिल रहा था। और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को जोड़ दीजिए तो एडवांटेज में तो ये हमेशा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात नहीं थी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी और जितनी जिसकी संख्या भारी, ये बात नहीं थी। संख्या पर यही तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब 1952 में उनके सामने ये सवाल रखा गया था तो उन्होंने कहा था कि देश के ताना बाना को हम किसी भी कीमत पर तोड़ना नहीं चाहेंगे। और जो हाईकोर्ट में भी जो मामला गया था, उस हाईकोर्ट में भी कहा गया था कि हम जो 17 बिंदु थे उसमें कहा गया कि 17 बिंदुओं के आधार पर अब कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं, जबकि कास्ट सेंसस कराने का अधिकार राज्य को नहीं है। तो इसमें फिर कहा गया कि नहीं, हम कास्ट सेंसस नहीं करा रहे हैं, हम सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करा रहे हैं। तो जो सर्वे है वो तो अभी आया नहीं है कि भाई किस जात की आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, वो तो अभी नहीं आया है। अभी तो आया है कि इतना परसेंट की ये जातियां हैं। जो जो डिसीजन मेकर है वो तो देश की जनता है ना, वो क्या इतने डेप्थ जाती है, या वो सिर्फ ये नहीं देखती कि भाई जातिगत जनगणना के लिए जो लगातार पार्टियां आपस में रस्साकशी कर रही थी, कम से कम इस पार्टी ने जारी तो किया, वो इतना डेप्थ जाती है। मैं इसका जवाब आगे लूंगी, लेकिन सारिका जिस तरह से देखिए राजनीतिक विश्लेषक जो पत्रकार हमारे साथ जो हैं, जो सवाल वो खड़े कर रहे हैं, यानी आपकी परीक्षा यहीं खत्म नहीं हो रही है, सवाल आगे भी है, उनका जवाब आपको देना पड़ेगा। पूजा जी एक मिनट, सारिका कुछ कहे, मैं एक और चीज कह देना चाहता हूँ। वो ये कि आप जान लीजिए, ये बिहार में जो जातीय सर्वेक्षण या गणना हुई है, इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है, मैंने कोई लीगल सेंटिटी नहीं है। बाई एन एक्सिक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट ये ऑर्डर से ये पूरी जनगणना हुई है, इसका कोई वैधानिक अधिकार नहीं, वैधानिक मान्यता नहीं होगी, पहले तो ये जान लीजिए। तो कोई इसको कोर्ट में ये कहे कि अब जो अभी रिपोर्ट आई है तो इसका कोई लीगल सेंटिटी है क्या? नहीं, कोई रूल्स और एक्ट नहीं बना था, किसी रूल्स एक्ट से ये पूरी गणना नहीं हुई है, एक्सिक्यूटिव ऑर्डर से ही कराई गई। सरकार ने कहा भी सुप्रीम कोर्ट में कि हम जो वंचित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको हम आर्थिक रूप से, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनको अप करने के लिए हमने ये सर्वे कराया है और हमको योजना बनाने में ये सहायता मिलेगी। इसलिए इसको फिर मैंने आपसे कहा कि पॉलिटिकल लोग तो पॉलिटिकल लाभ उठाएंगे ही। और अब जो बात अभी संजय जी कह रहे थे वो बात ठीक है कि अब चुनाव निकट है, लेकिन फिर मैंने कहा इस पूरी आबादी की, इसकी आबादी और हिस्सेदारी की बात और भागीदारी की बात होगी तो इसमें तो अब फिर मैंने आपसे कहा कि अभी तो लालू जी और नीतीश जी पर ये राजनीतिक दबाव होगा कि भैया हमारी आबादी 36%, अब आप हमारी भागीदारी दीजिए, हिस्सेदारी दीजिए। अब ये तस्वीर जो राजनीति होगी ये यही सामने आने वाली है। जवाब दीजिए सारिका, दबाव और बढ़ेगा, ये नहीं है कि जनगणना के आंकड़े, जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए तो आप जीत गए। नहीं पूजा जी, यहाँ जीत और हार का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। सबसे बड़ी बात है कि जाति आधारित गणना जो है ये सामाजिक और आर्थिक गणना भी हुई है इसके साथ ही साथ। और बिहार सरकार ने पहले भी कहा था, कोर्ट में भी ये बात रखी गई थी कि हमारा उद्देश्य जो है, बिहार में कई ऐसी जातियां हैं जो मुख्य धारा में नहीं आ पाई हैं और उनको मुख्य धारा में लाना है और उन तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाना है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी भी राज्य के विकास की बात अगर आप करते हैं और अगर इन बातों की अनदेखी करते हैं तो उस राज्य का समुचित विकास कभी हो ही नहीं सकता है। तो मुझे तो लगता है कि हर राज्य में जो भी स्टेट के लोग हैं, अगर वो उस स्टेट का विकास चाहते हैं तो जाति आधारित गणना क्यों नहीं वहां करा रहे हैं? किस बात का डर है, क्या भय है? देखिए भारतीय जनता पार्टी तो जब जाति आधारित गणना बिहार में हो रही थी तो वो उनके जो लोग हैं वो जाकर के केस भी कर रहे थे कि भाई किसी तरीके से ये जाति आधारित गणना रुक जाए। क्या डर था, क्या दहशत थी भाई? किन लोगों की जानकारी आप नहीं चाहते थे? भाई सबकी क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है, वो तो सरकार को पता होना चाहिए ना, तभी तो सरकार उनके लिए अगर महागठबंधन पर हिस्सेदारी का दबाव बढ़ेगा
तो आपके ऊपर जातीय जनगणना करवाने का दबाव और ज्यादा बढ़ेगा क्या? पूजा जी, मैं एक बात फिर कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की ये खुद नहीं कह रही है, इस देश की जो देवतुल्य मतदाता हैं, उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है प्रचंड बहुमत देके कि वो जातीय आधार पर नहीं, विकास के आधार पर वोट करते हैं। और जितनी खुशी और प्रसन्नता सारिका जी के चेहरे पे दिख रही है, वो इसलिए दिख रही है कि जाति विशेष के समीकरण की ताकत को दिखा के और मतदाताओं को बिहार के बरगला के आने वाले समय में ये फिर से, और इसलिए हमें दिक्कत है, और हर बुद्धिजीवी व्यक्ति को जातीय मतगणना से इसलिए दिक्कत हो सकती है कि जब पूरी दुनिया के देश, जिस भी देश की बहुसंख्यक जनता है और लोग हैं, वो आगे बढ़ने की और विकास की राह में जाने की बात कर रहे हैं, उस समय जातियों में बांटकर वैनमत से पैदा करना, आंकड़े पिछड़े के नाम पे नरसंहार करने वाले ये लोग, ओबीसी की बात करने वाले, ये क्या कहते हैं कि हमारा उद्देश्य था कि किसका विकास हो? अरे पिछड़े लोगों का विकास हो या एक परिवार का विकास हो, पहले आप तय कर लीजिए। कहने से पहले 1000 बार सोचिए। और आपने एक चीज कही कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मंच से कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि मैं व्यक्ति विशेष का बेटा हूं, वो कहते हैं मैं पिछड़ों का हूं। क्योंकि आप ही हैं जो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्वर्ण की पार्टी है, ये आप ही के शब्द होते थे क्योंकि आप बरगलाना चाहते थे। हमें जातीय जनगणना से कोई दिक्कत नहीं, अगर उसका उद्देश्य सच में आर्थिक और सामाजिक सुधार करना हो तो। संजय जी भी, अरुण जी, मैंने कहा, पूजा जी, मैंने कहा विरोध किया, हम बिल्कुल डरे हुए नहीं है, हम बिल्कुल डरे हुए नहीं है पूजा जी, हमें बिल्कुल, हम जाति की राजनीति, जी बोले अनामिका जी, जहां ठीक है बिहारी जी भी करते हुए करना चाहिए ये काम। सारिका जी, अनामिका ने आपका जवाब बहुत धैर्य से सुना। मैं आपसे प्लीज एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बीच में इंटरप्ट ना कीजिए, मौका मैं आपको बराबर दे रही हूँ, है ना? थैंक यू। महिला, आज दोनों ही महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं और महिला आरक्षण की डगर पर हम चल तो चुके ही हैं, ठीक है ना? मांगे और आरोप वो अलग बात है, लेकिन सशक्तिकरण तो आज हमारा ही है। नंबर हम देखो, नंबर से भी हम ज्यादा है। तो अनामिका जी, मैं आपसे ये सवाल कर रही थी, देखिए चुनाव की आप बात कर रहे हैं, विकास के नाम पर कौन सा चुनाव लड़ा जाता है? धर्म और जाति, यहीं पर आके बात अटक जाती है और इस बार भी यही हो रहा है। हर मंच के बाद आप देखिए ना, क्यों ओबीसी वर्ग को, मैं क्षमा चाहती हूँ पूजा जी, मैं क्षमा चाहती हूँ जी, पूजा जी, मैं क्षमा चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी, हेलो, बिल्कुल भी हम जाति और धर्म के नाम पे चुनाव नहीं लड़ते। हम कांग्रेस के प्रधानमंत्री की तरह ये नहीं कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। हम नहीं कहते। हम ये नहीं कहते कि भूरा बाल साफ करो। हम विकास की बात करते हैं, जब उज्ज्वला की गैस देते हैं तो हम ये तय नहीं करते कि किस अगड़े को मिलेगी, पिछड़े को मिलेगी, हिंदू को मिलेगी, मुसलमान को मिलेगी। और जब हम 3 तलाक की पीड़ा से, उस नरक के जीवन से अपनी मुस्लिम बहनों को निकालने के लिए कानून बनाते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि हमें उसका वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम उसका खामियाजा भुगतने को तैयार रहते हैं। जब हम 370 हटाते हैं और इस देश में शामिल करते हैं कश्मीर को, जो इन्होंने करते रहे ये और इनके साथी, तब हम ये नहीं सोचते कि उसके परिणाम हमें सरकार बनाने में भुगतने पड़ेंगे या नहीं। हमारे अटल जी ने कहा था कि सरकार रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता की रग रग में भारत देश है, एक परिवार नहीं है। ये लोग किस मुंह से यहाँ के बात करते हैं विकास की और ओबीसी की, जिनके लिए ओबीसी के बढ़ने का मतलब, विकास करने का मतलब एक परिवार का बढ़ना होता है। और महिला आरक्षण की बात करते हैं, ये जब परिवार की महिला विशेष को पद दिए जाते हैं, क्यों नहीं उस समय ओबीसी की, अति पिछड़ा की कोई महिला इन्हें याद आती जब मुख्यमंत्री बनाना होता है किसी को? मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जातीय सर्वेक्षण जो होते हैं, जातीय जनगणना को, उसका उपयोग जो है पूजा जी बिल्कुल अगर हो तो उसका जो उद्देश्य हो किसी भी सरकार का, अगर सच में आर्थिक उन्नति करना किसी का या सामाजिक उन्नति करना उद्देश्य है, तो मुझे एक व्यक्ति के तौर पे लगता है कि उसको सरकार तक सीमित रखा जाए, उन्माद फैलाने के लिए इस्तेमाल न किया जाए। और आने वाले समय में मतदाता इतने बुद्धिजीवी हैं कि किसी भी जात के नाम पर पूजा उनको बदलाया नहीं जा सकता। पूजा जी, अगर बिहार में राजी हैं जातिगत जनगणना के लिए, आप समर्थन में हैं, बिहार बीजेपी की तरफ से तमाम अगर हम उसका, मैं पूजा जी अभी जी पूजा जी, अभी हम उसका अध्ययन करेंगे, हम उस पर बात करेंगे। और अरुण जी, संजय जी जैसे दोनों ने कहा, अरुण जी ने, उसको कोई वैधानिक ऑथेंटिसिटी नहीं है कि वो जनगणना किस आधार पे की गई और किस तरह से की गई। और जैसे आप महिला आरक्षण बिल पर इस तरह का आरोप लगा सकते हैं कि चुनाव के पहले जारी किया जाता है, तो ये हम भी कह सकते हैं कि जातीय जनगणना का सर्वेक्षण को इस समय जारी करना चुनावी उद्देश्य हो सकता है। ये तो हम भी कह सकते हैं, पर हम इस तरह से नहीं कह रहे हैं। आप पर आरोप लगा रहे हैं, खुद भी तो उसी पिच पे चल रहे हैं। जी पूजा जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आई, क्या कहा आपने? सारिका से ये सवाल है। हाँ बिल्कुल जी।
पूजा जी, अनामिका जी कह रही है चुनाव से पहले जाति आधारित गणना जो है आज प्रसारित की गई तो चुनावी मुद्दा है। और ये जो महिलाओं को महिला आरक्षण बिल का लॉलीपॉप थमा रही थी और जो कि जिसका कोई भूत भविष्य वर्तमान नहीं दिखाई दे रहा है, तब अरे आप महिला हैं अनामिका जी, और महिलाओं के खिलाफ हो रही ऐसी मतलब साजिश के साथ आप खड़ी हैं, तो मुझे लगता है कि आज आपको पार्टी से पूजा जी, मुझे लगता है हिंदी भाषा को ठीक से पढ़ना चाहिए सारिका जी को पहले, जिन्हें साजिश शब्द का अर्थ पता नहीं है शायद। साजिश का जो अर्थ होता है पहले सारिका आप वो पता करें, अपनी भाषा को ठीक से सीख के आए पहले। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की देश की आधी आबादी को ठगने के लिए उन्होंने महिला आरक्षण बिल लेकर के आया है, जिसका कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी करना चाहती, महिला आरक्षण बिल के समर्थन में रहती वो, तो 2024 में इसे लागू करती मैडम। और सिर्फ लोकसभा और विधानसभा क्यों, विधान परिषद और राज्यसभा में क्यों नहीं, जहां पे की पार्टियां जो है अपने प्रतिनिधित्व को भेजती हैं, वहां महिलाओं को आरक्षण देने की बात क्यों नहीं की जा रही है? अनामिका जी, आप दोहरे चरित्र की बातें मत कीजिए। आप पार्टी की ठीक है, आप प्रवक्ता है, लेकिन जब महिलाओं की मुद्दा होती है तो पार्टी से इधर हट के महिलाओं को खड़ी होनी चाहिए। उस कुल्हाड़ी की लकड़ी मत बनिए जो कुल्हाड़ी लकड़ी को काटता है। अकेला एक मिसाल कायम कीजिए। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में जो सरकार है महागठबंधन की, उन्होंने मिसाल कायम की है आज और देश को नजीर पेश किया है। क्या हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी में कि वो बीजेपी शासित राज्यों में जाति आधारित गणना करवा दे, बता दे वो किन जातियों की क्या संख्या है, और क्यों ना हो वो आधारित, हर एक जाति की अधिकार बनता है उनकी संख्या की जानने के बारे में। और आप बात कर रहे हैं मैं हिंदू हूँ, कोई वैधानिक आधार नहीं है इस जाति जनगणना। आपको लग रहा है कि आपने ये जातिगत जनगणना करवा दी, यहाँ सब कुछ शांत हो जाएगा, काम आपको खत्म हो जाएगा, सब सामने आ जाएगा, तो वो लोगों को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे, जुमलेबाजी नहीं कर पाएंगे, ठग नहीं पाएंगे। वो इस बात से भारतीय जनता पार्टी डरती है, तो आप डरते रहिए। 2024 में देश की जनता की मांग है, 2024 से पहले पूरे देश में जाति आधारित गणना होनी चाहिए और 2024 में भाजपा मुक्त भारत की शुरुआत अनामिका जी हो गई है, क्योंकि देश को ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो देश के संसाधनों को बेचता हो। देश को ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो महिला की मेरी आवाज सेक्सुअली हरास करते हैं। मणिपुर की घटना शर्मसार करने वाली घटना है, जहाँ शासन उनकी शासन है, देश में शासन है, बावजूद उसके मणिपुर की घटना घटी। तो ऐसी बातों से देश को नहीं चाहिए ऐसी शासन, और 9 साल करने का समय आ गया है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अनम्यूट कीजिए ना सारिका, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जरूर पहुंच रही होगी, पहुंच रही है, तभी उन्होंने अपनी बात कह के अपने आप को अनम्यूट कर लिया उन्होंने म्यूट कर लिया अपने आप को। अनामिका जी, ये आरक्षण का मुद्दा, ओबीसी आरक्षण, जातीय जनगणना विपक्ष तो उठा ही रहा है। पूजा जी, मैं बोलना चाहूंगी। पूजा जी, मैं बोलना चाहूंगी। आप तीन बुद्धिजीवी व्यक्तियों के सामने जरूर बोलना चाहूंगी। 4 शब्द सीख के आ जाना। पहले तो साजिश, षड्यंत्र, नरेंद्र मोदी जी, हिंदू, क्या मतलब क्या है ये, किससे बात कर रहे हैं और किसे सुना रहे हैं? सबसे पहले मैं इनकी एक बात का जवाब देना चाहूंगी जो ये बार बार कह रही है। अगर ये वही लोग हैं ना जिनके सांसद ने महिला आरक्षण बिल को फाड़ के फेंक दिया था, कितनी हास्यप्रद बात है। अपनी पार्टी का इतिहास तो ठीक से पता कर लें। ये अपनी इनका जो जनता दल है उसकी क्या सोच है महिलाओं को लेके। ये बिहार में डर लगता है हर बुद्धिजीवी व्यक्ति को, जातीय जनगणना से डर लगता है। ये वही लोग हैं पूजा जी, ये वही लोग हैं। मैं आप ना सुने सारिका जी, बिहार की महिला आरक्षण पूजा जी, महिला आरक्षण उसका मैं बोल रही हूँ ना पूजा जी, जब मैं बोल रही थी सारिका जी, मैं चुप थी ना, बोल लीजिए, बोलिए। और ऐसे बिल जो संपूर्ण महिलाओं की सशक्तिकरण की बात ना करे, ऐसे बिल को फाड़ देना ही चाहिए। अच्छा, इतिहास याद रखेगा तो मैं इस बिल को भी फाड़ती, क्योंकि ऐसा कोई बिल जो संपूर्ण महिलाओं की सशक्तिकरण और विकास की बात ना करे, झूठ पर उसे लॉलीपॉप थमाए महिलाओं को, हम वो सशक्त महिलाएं हैं जो ऐसी झूठ की खेती करने वालों के देंगे और ऐसे बिल को फाड़ेंगे। सारिका, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? धन्यवाद पूजा जी। एक मिनट सारिका जी ने स्वीकार किया। जी पूजा जी, सारिका की आवाज पहुंच रही है आप तक?
बात याद दीजिए। तो मैं आपसे कुछ कहना चाह रही हूँ, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रही है। ऐसे तो डिस्कशन में मजा भी नहीं आएगा ना। एक्चुअली आज वो जातीय उन्माद से इतनी परिपूर्ण है। अनामिका पूजा जी, जी जी बिल्कुल। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो प्लीज, बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है ना, आप इंटरप्ट करके उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं, फिर मजा नहीं आता ऐसे, है ना। नहीं मैं म्यूट कर दे रही पूजा हूँ जी पूजा जी, जब मैं मेरी बात नहीं, खत्म हो जाए म्यूट मैं म्यूट कर दे रही हूँ। ये तानाशाही है कि मैं म्यूट कर दे रही हूँ? क्या तानाशाही है? क्या तानाशाही है कि अगर मेरी बात, मेरी तानाशाही लहजा नहीं सुना? जी 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 पूजा जी, सबसे पहले तो आप उनका एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज देखिए कि मैं म्यूट कर दूंगी अगर मुझे नहीं सुना जाएगा, मेरी तानाशाही भरे रवैये को नहीं सुना जाएगा, उनका एटीट्यूड है। एक बात। दूसरी बात, आज उन्होंने इस मंच से स्वीकार किया कि हाँ हमने बिल फाड़ा, बहुत सुंदर। चलिए, पिछड़ों को आरक्षण देने की बात करते हैं, ये वही लोग हैं, मैं फिर दोहराऊंगी, परिवार के ही अगर परिवार में ही इनको पिछड़ा आरक्षण देना था तो बहुत सारी दलित महिलाएं थी, बहुत सारी ओबीसी महिलाएं थी जिनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, जिनको इनकी मीसा भारती जी की जगह राज्यसभा में भेजा जा सकता था। परिवार की पूजा करने वाले, परिवार की चरण चुंबक बन के रहने वाले लोग किस तरह के विकास की बात करते हैं? एक बात। और बिहार में डर लगता है, जाइए आज से 30-40 साल पहले बिहार के हर बुद्धिजीवी, संवेदनशील, विकासशील व्यक्ति को डर लगता है जातीयता के नाम पे। बिहार ने जातीय नरसंहार देखे, बिहार ने अपनी दुर्दशा देखी है, बिहार से पढ़े लिखे काबिल लोगों ने, क्षमतावान लोगों ने अपना पलायन देखा है। सैकड़ों डॉक्टर अपनी सैकड़ों करोड़ की संपत्ति को छोड़कर भाग गए। औने पौने दाम बैठकर क्या बात करती है सारिका यहाँ बैठकर? जो बिहार प्रतिभा का पर्याय माना जाता है, सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर निकलते हैं, वहां जाति की बात करते हैं ये। और लोग यार, जो बच्चे यहाँ से चले जाते हैं वो लौटकर यहाँ आना नहीं चाहते। किस कारण? इस जंगल राज के कारण। और महिलाओं के बारे में ये बात करते हैं। क्या शिल्पी गौतम कांड की मुझे याद दिलाना पड़ेगा? आदरणीय अरुण जी और संजय जी यहाँ बैठे हुए हैं, किस तरह की बात ये कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारत की देवतुल्य मतदाता है, पूरी जनता है, और ये लोकतांत्रिक देश है। और अगर थोड़ा भी संविधान को पढ़ा होता और सारिका जी को अगर अंदाजा होता कि किस तरह से कोई भी बिल लागू किया जाता है, तो उन्हें पता होता कि वो पहले आएगा विधानसभाओं में राज्यों की, तब वो लागू किया जाएगा। और अगले दिन ये तानाशाह सरकार नहीं है आरजेडी की, जो कह दिया वो कानून बन गया। ये संवैधानिक देश है, लोकतंत्र का देश है, एक तरीका होता है किसी भी बिल को लागू करने का। और क्यों नहीं लागू करा दिया था? और उसी समय कांग्रेस से कह के आरक्षण में ओबीसी लागू करा देते हैं, ओबीसी आरक्षण। यहाँ बैठ के इनकी जो व्यंग्यात्मक हंसी है, एक्चुअली जातीय उन्माद से आज ये इतनी भरी हुई है और इतनी खुश है ये कि वो उनसे संभाले नहीं संभल रहा है, और वो अपना तानाशाही रवैया दिखा रही है कि अगर मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं म्यूट कर दूंगी। पूजा जी, मैं मंच से कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता जातीय जनगणना से, हम अपने विकास पे काम करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल अनइंटरप्टेड बोलने दिया, पहले भी बात अपनी पूरी नहीं कर पाई थी। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, बिल्कुल। थैंक यू पूजा जी। ठीक है। मैं चाहती हूँ कि सभी जो गेस्ट है हमारे साथ, जो मेहमान है, वो इसी तरह से एक अच्छी डिबेट को आगे बढ़ाएं, अनइंटरप्टेड। तो अरुण जी, अगर मैं सिर्फ बिहार की पॉलिटिक्स की बात करूं, चिराग पासवान का हाल ही में बयान आया, हालांकि कल परसों उनका ये बयान आया था, जिसमें वो ये संकेत दे रहे थे कि बिहार विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो सकता है। अब ऐसे में ये जातीय जनगणना का कार्ड खेल देना, ये किसके लिए पॉलिटिकल एडवांटेज और कितनी बड़ी? देखिए, इस सवाल के जवाब देने के पहले मैं सारिका जी को और अनामिका जी को, ये दोनों की बात कर म्यूट करने के बाद उनकी आवाज नहीं आएगी, सुन तो रहे हैं दोनों एक दूसरे को, इसलिए इसको इस रूप में लीजिए। और वो म्यूट करके वो बाहर नहीं चली गई हैं। सारिका भी आपकी सारी बातें सुन रही थी, और आप भी उनकी बात जब आप भी म्यूट कर लेंगी तो सुनते रहेंगे। इस सिस्टम में म्यूट नहीं कर रही हूँ, सॉरी अरुण जी, मैंने बिल्कुल म्यूट नहीं किया। मुझे अपने पे संयम है, अपनी वाणी पे मुझे म्यूट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मुझे अपनी वाणी पे संयम है, आप सम्मानीय ठीक है जी। सारिका, लेकिन हाँ, अब सवाल ये है कि अभी जो चिराग पासवान को ये दिख रहा है कि अर्ली चुनाव होंगे असेंबली का, ये बात अमित शाह ने भी कही थी, बिहार दौरे पर अभी आए, उन्होंने भी ये बात कही थी कि बिहार में जल्दी चुनाव होंगे। मुझे एक तो लोकसभा का चुनाव, जैसा नीतीश कुमार जी और ममता बनर्जी कहा करती हैं पूजा जी, चुनाव नियत समय पर होंगे लोकसभा का। अब ये कोई ऐसी बात नहीं हो गई है कि जातीय गणना करा के और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, अर्ली चुनाव जब भी कभी होगा तो उसकी पहल नीतीश कुमार को ही करनी होगी, इसलिए कि बिहार असेंबली नवंबर 2025 में मैच्योर होने वाली है, 5 साल पूरे होंगे। ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी कि केंद्र सरकार कोई कार्रवाई करे। केंद्र सरकार के लिए कई हथियार है, 256, अब वो तो यहाँ होने से रहा। अब रही बात की नीतीश कुमार क्यों जाएंगे अर्ली चुनाव में, कि बिहार में चुनाव बिल्कुल वो भी नियत समय पर होगा। हम आपका जो क्यास है या चिराग पासवान जो कुछ एक नैरेटिव डाल रहे हैं, मेरा कोई कयास नहीं, मैं तो कह रही हूं उनका बयान है, मेरा कोई कयास नहीं है।
या तो उनके नहीं बयान के नहीं आधार पर आपके जवाब नहीं नहीं ठीक आप करें, मैं भी तो वही बात उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हाँ। ये लोग बिहार में एक अभी कोई सरकार देखिए पूरी समझ से, मैं मानता हूँ लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री बिल्कुल मेल खाती है। न अर्ली चुनाव होगी और न नीतीश कुमार फिर कोई पाला बदलने जा रहे हैं। जैसा कि अभी 2 दिन से एक बात मैं सुन रहा हूँ कि हाँ। जदयू समाप्त हो रहा है, जदयू टूट रहा है, ये सारी बात आज नीतीश कुमार ने उलट ही पलटवार किया। रही बात देखिए राजनीति में वो ना तूफान अस्थायी से आने दोस्ती की है पहले भी होती है, शांति थी। ठीक कह रहे हैं ना। हाँ, ये सारी बात जो कुछ क्यास लगते हैं वो तो नीतीश जी ने पिछले दशक के दौरान जो कुछ उनके कदम रहे इसके कारण ही क्यास लगते हैं। अभी तो कल बिल्कुल। वो क्या करेंगे तो पूजा जी तो नीतीश जी बता सकते हैं। हमारे आपके जैसा आदमी कोई दावे से कुछ नहीं कर सकता है। आज सारिका जी भी कुछ नहीं कर सकती हैं। हाँ वो और ना अच्छा, अनामिका ये जी भी जातीय कुछ कहेंगी। जनगणना क्या बिहार बीजेपी का कुछ गेम बिगाड़ रही है? क्योंकि देखिए एक तरह से प्रधानमंत्री भी हर राज्य विधानसभा चुनाव में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं के नाम पर हर चुनाव लड़ा जाता है। तो ऐसे में ये यहाँ पर कहीं पर डैमेज करता दिख रहा है क्या बीजेपी को, ये जातीय जनगणना का ये कार्ड विपक्षी गठबंधन का? देखिए मुझे नहीं लगता है कर्नाटक में बीजेपी को रिजल्ट सामने आया, वो सब जगह पूरे प्रदेश में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े। मुझे लगता है कि भाजपा की इस रणनीति से कर्नाटक के रिजल्ट के बाद उनके जो इनर पार्टी में जो लोगों ने समीक्षा की, उनको लगा कि हमारी रणनीति बदलनी होगी, हमको सेकेंड और थर्ड लाइन भी स्टेट में पैदा करना होगा। आज सम्राट चौधरी को यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बना के, आपको याद होगा 2 डिप्टी सीएम थे बिहार में बीजेपी के, और तब कोई विधानसभा के स्पीकर को नेता बनाया गया, और 2 जो डिप्टी सीएम थे उनकी जगह सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा के बीजेपी ने एक संदेश दिया है कि नहीं मेरे चेहरे की कमी नहीं है। अब तक तो बिहार में लालू विरोध की राजनीति पर तो नीतीश जी के चेहरे पर भाजपा की पूरी राजनीति चलती रही, लेकिन पिछले साल के अगस्त महीने में नीतीश कुमार ने जब नाता तोड़ा तो भाजपा भी अपना चेहरा सामने लेकर के, अब नीतीश कुमार तो नेचुरल है कि अभी इस पाले में है। लोकसभा का पिछला चुनाव जो कुछ रिजल्ट आया था आपके सामने था, इसलिए भाजपा भी अब बिहार में एक सबक सीखी है नीतीश जी के हटने के बाद। और जो चिराग पासवान ने जिनको अर्ली चुनाव की बात तो शुरू से वो कह रहे हैं, वो आज कोई नई बात नहीं उन्होंने कही है, ये बात ठीक है। रिजल्ट आने के बाद ही वो कहते रहे कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। अब ये देखिए चलते चलते तो 4 साल हो गए। नहीं है, कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर नहीं है, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ना? देखिए अभी तो फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि इसमें अब बीजेपी क्या रिएक्ट करती है, फिर वही कहा जाएगा कि बीजेपी हाँ। ओबीसी महिला का विरोधी है, बीजेपी जातीय सर्वेक्षण का, यही नैरेटिव देंगे उनके विरोधी। लेकिन कुल मिला जुला करके अब तो ये जातीय गणना की रिपोर्ट आ गई, ये चैलेंज अब जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन्हीं के सामने ज्यादा है, वो कितनी भागीदारी देते हैं, कितनी हिस्सेदारी देती है। एक बात और मैं कहना हूँ, एक बात मैं ये जरूर कहूंगा अभी इसके साथ कि अभी महिलाओं के लिए जो 33% का आरक्षण हुआ, भले ही ये 5 साल के बाद लागू होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को अपनी सोच बदलनी चाहिए और अनामिका जी और सारिका जैसे लोगों पर भी प्राथमिकता से सोचनी चाहिए, जो टीवी पर आकर इस तरह से अपने पार्टी की मजबूती से रखती हैं। क्यों नहीं इनको संसद और विधानसभा का कैंडिडेट बना जाए, सिर्फ क्या इसलिए कि महिला है। ये सोच सभी पार्टी को बदलनी होगी, ये मैं कहता हूँ। और सारिका जी और अनामिका जी, आप दल के आधार पर लड़िए आप आपस में, लेकिन दलों के अंदर आप काश ये अंतरात्मा जागे कि अभी तो 13-14% काश आजादी के बाद जो कुछ है महिलाओं को अभी से ही आप 50% देना शुरू कीजिए ना। समय कम है, माफी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प ये चर्चा रही है, हर मुद्दे पर हर जो सवाल खड़े हो सकते थे उस पर हमने जवाब लेने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन हाँ, जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल जरूर आ गया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। नमस्कार।